Hello friend or student. Again, most welcome सोलंकी क्लासेस फलोरी के YouTube चैनल पे। आज अपन विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखकर बल आघूर्ण की गणना करेंगे। बल आघूर्ण की गणना करेंगे। चलिए, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के दो टॉपिक के बारे में पढ़ा था। एक था अक्ष और एक था निरक्ष। अक्ष के बारे में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी और दूसरा अपन ने देखा था निरक्ष अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीएससी के बोर्ड को देखते हुए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है कि अब अपन एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण की गणना करेंगे। चलिए, गणना करने के लिए सबसे पहले अपन को एक समान विद्युत क्षेत्र अपन को बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब अपन को क्या करना है, विद्युत जो द्विध्रुव है वो किसी न किसी कोण के साथ अपन को यहां पर रखना है। तो मैंने यहां पे विद्युत द्विध्रुव ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट को ले लिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a जो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये 2a हो गया। इसके यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो है अपन का क्यू ई, और एक फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इसका भी मान है क्यू ई। ठीक है, जब मैंने यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लंबवत मिलाया तो हमारे को एक यहां पे सी बिंदु प्राप्त हुआ। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है अपन ने यहाँ पे इसको थीटा कोण पे रखा है। कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पे रख दिया। अब अपन को बल आघूर्ण और बल के बारे में देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बल की डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और जो विद्युत द्विध्रुव है वो पड़ा है ऐसे, और एक बल की डायरेक्शन है ऐसे। अपन को बल आघूर्ण की गणना करनी। बल आघूर्ण की गणना करने के लिए पहले अपन इस फोर्स को देखते हैं। ये दोनों फोर्स जो बल है एक दूसरे के विपरीत हो जाने के कारण ये इसका जो परिणामी बल जो होता है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा कि जीरो हो गया तो अपन इसके बारे में कुछ लाइंस लिख देते हैं कि माना विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कैसे इसमें स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अतः विद्युत द्विध्रुव आवेशों पर बल कैसा लग रहा है? QE एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परिणामी बल शून्य हो जाता है। परिणामी बल कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिएगा परिणामी बल शून्य कैसे हो जाएगा। देखिए कि जब अपन एफ नेट मतलब कुल बल की गणना करते हैं तो ये बल जो है वो बल कितना है? क्यू ई और प्लस ये नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे अपन एक चीज भूल चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो विद्युत द्विध्रुव का यहाँ माइनस क्यू आवेश होता है और यहाँ कैसा आवेश होता है? प्लस क्यू। प्लस क्यू हो जाने के कारण ये क्यू ई प्लस का होगा और ये माइनस क्यू के कारण ये क्यू ई कैसा होगा? माइनस क्यू ई। अब नेट बल निकालेंगे अपन, नेट फोर्स, तो क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू जीरो। तो कुल मिला के अपन को जो परिणामी बल मिला है वो कैसा मिला है? शून्य, मतलब जीरो मिला है। तो जीरो मिला है
इसलिए यहां पे एक अन्य बल का निर्माण होता है, यहां पे एक अन्य बल का निर्माण होता है। उसी बल को अपन क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। जैसे उसको बोलते हैं टॉर्क। तो ध्यान दीजिएगा वो कैसे होता है कि जब ये बल शून्य हो जाता है तो जो इसके विद्युत द्विध्रुव की गति होती है वो स्थानांतरित गति होती है। तो अपन यहां लिखेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव की स्थानांतरित स्थानांतरित गति हो जाती है। स्थानांतरित गति हो जाती है। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब बल आघूर्ण की अपन गणना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव की बल रेखाएं कैसी है? अलग अलग है। बल रेखाएं अलग अलग होने के कारण होने के कारण होने के कारण क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। देखिएगा बल आघूर्ण उत्पन्न। तो बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं टो से, और यहीं से अपन इसकी डेफिनेशन को भी देखेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? टो। डेफिनेशन क्या कहती है कि आवेशों का परिणामी बल या फिर द्विध्रुव का परिणामी बल तथा इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल को या क्रॉस प्रोडक्ट को बल आघूर्ण कहते हैं, मतलब टॉर्क कहते हैं। तो देखिएगा परिणामी बल इनटू दोनों बलों के लंबवत दूरी। अब देखिएगा दोनों बलों के लंबवत दूरी कौन हुई? बीसी। क्या हो गई? बीसी। परिणामी बल क्या हो जाएगा? एफ। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बलों की लंबवत दूरी बीसी। ये देखो बीसी। अब एफ की वैल्यू तो अपने पास है, जो वैल्यू क्या है? क्यूई है। क्या है? क्यूई। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? बीसी की। तो बीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन यहां से साइन थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अपन यहां लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीसी अपॉन 2a। तो देखा जाए तो वैल्यू क्या आ गई बीसी की अपने पास? बीसी इक्वल टू 2a साइन थीटा। बीसी इक्वल टू 2a साइन थीटा वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू को जब अपन पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ की वैल्यू तो लिख दिया QE, और ये बीसी की वैल्यू हो गई 2a साइन थीटा। अब आप ये जानते हैं, कल नेक्स्ट पिछले वीडियो में देखा था अपन ने कि Q इंटू जो 2a है वो Q इंटू 2a क्या बन जाता है? द्विध्रुव। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। इसके स्थान पे क्या रख देंगे? P। तो P इंटू E साइन थीटा, मतलब PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। तो ये अपन को बल आघूर्ण प्राप्त हुआ। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में तो टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। टो इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो P क्रॉस E लिखेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो देखिए मात्रक तो इसका सिंपल तौर पे अपन लिख सकते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया था फॉर्मूला? परिणामी बल। तो बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक कैसा हो गया? न्यूटन इंटू दूरी। दूरी को किस में मापते हैं अपन? मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका क्या हो गया? मात्रक। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण की परिभाषा से अपन सिंपल देख सकते, परिणामी बल और दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब अगर देखा जाए, मैं आपसे पूछूं कि बल आघूर्ण निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है?
तो अपन क्या देखते हैं कि ये लंबवत दूरी के परपेंडिकुलर पे ये डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपन इसकी एक दो कंडीशन है, तो कंडीशन को अपन पढ़ लेते हैं। चलिए, और साथ ही साथ नोट भी कीजिए। अब अपन इसकी कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन को मतलब है कि अपन ने जो इसके थीटा एंगल पर रखा था, अब अपन इसके एंगल को चेंज करेंगे। एंगल को चेंज ये करेंगे, इसको परपेंडिकुलर रख के देखेंगे, फिर अपन इसको चेक कीजिए करेंगे कि इसको समांतर में रखेंगे, फिर अपन इसको विपरीत में रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, और तीनों कंडीशन के ऊपर अपन इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक बार देखिएगा अपन, तो एक बार मैं ये फॉर्मूला अपन यहां रख लेते हैं जिससे अपन देखिए। अभी अपन ने फॉर्मूले को क्या पढ़ा? अपन ने टो इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन। और क्या लिखा मैंने? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर, जब लंबवत रखूंगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और हाँ, एक चीज और, अगर अपन को इस बल आघूर्ण की, इस टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो अपन को दक्षिणावर्त पेज के नियम का उपयोग करते हैं। इसीलिए अपन अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो ये होता है ई, ये यहां डायरेक्शन होती है पी की, तो टो की जो डायरेक्शन होगी वो टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये ऐसे होगा, ठीक है। इन दोनों का डायग्राम ऐसा होता है। तो अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है 1। कितना होता है? 1। तो टो इक्वल्स टू वैल्यू क्या मिली? पीई साइन 90 कितना हो गया? 1। तो ये बल आघूर्ण अपन को कैसा मिलता है? अधिकतम। अधिकतम अधिकतम प्राप्त होगा। सेकंड, सेकंड में क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर रखने पर प्रत्यानयन बल प्राप्त होता है। कैसा बल प्राप्त होगा? समांतर रखेंगे किसके? विद्युत क्षेत्र के। विद्युत क्षेत्र ऐसे था और विद्युत द्विध्रुव को भी अपन ऐसे रखेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा का मान कितना हो गया? 0। अब जब ये 0 हो गया तो टो की वैल्यू क्या हो गई? 0। टो की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 0। तो टो की वैल्यू कितनी हो गई? 0। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो 180 जब हो जाएगा तो साइन 180 भी कितना होता है? ये कैसी कहलाएगा? ये स्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी। स्थायी साम्य साम्य अवस्था। तो साइन 180 कितना हो गया? 0। तो टो इक्वल्स टू यहां पे भी वापिस क्या आ गया? साम। तो ये क्या हो जाएगी? अस्थायी। कैसी हो गई? अस्थायी। कैसे हो गए? अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। तो ये अपन की इसकी क्या थी? कंडीशन थी। क्या थी? कंडीशन थी। पहली कंडीशन परपेंडिकुलर हो, दूसरा परपेंडिकुलर होगा मतलब लंबवत होगा तभी ये क्या आएगा? अधिकतम। और जब ये समांतर होगा तो क्या हो जाएगा? 0। और जब 180 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये होती है 0 समांतर वाली होती है स्थायी, और जब 180 वाली अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये होती है अस्थायी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और सोलंकी क्लासेस फलोदी के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अपन का ये
आरबीएससी का फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।